तो मॉर्बियस में वल्चर था, क्रेवन द हंटर के ट्रेलर में मकड़ियां दिखा दी, मैडम वेब में जंगल से लटकने वाले स्पाइडरमैन, और मैडम वेब अपने आप में भी कम नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी मूवी का ट्रेलर रिलीज होता है ये लोग कोई ना कोई कांड कबड्डी करने से पीछे नहीं छूटते। एक हुक बना के रखेंगे जिससे आपको पिक्चर देखने जाना ही पड़ेगा स्पाइडरमैन के नाम पर। और जब वेनम के पिछले 2 पार्ट से करते करते थक गए तो उन्होंने सोचा कि इस वाले में कोई बड़ा गेम खेला जाए, तो उन्होंने नल उतार दिया। नाउ नल कौन है, क्या है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और इसीलिए इस पूरी चीज में आगे बढ़ने से पहले हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार मार्वल के यूनिवर्स में नल है कौन और क्यों वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो कहानी है थॉर के एक विलन गॉर द गॉड बुचर की, जो एक नॉर्मल प्लैनेट पे एग्जिस्ट करने वाला एक एलियन होता है जिसका पूरा प्लैनेट भुखमरी से मरने लगता है। वो लोग गॉड से प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और जब उसके सारे बच्चे बीवी मर जाते हैं तो वो खुद भी मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उसके सामने 2 गॉड्स आके गिरते हैं, जिसमें से एक गोल्डन कलर का आर्मर पहना होता है, दूसरा ब्लैक कलर का। वो जैसे ही उनके पास पहुंचता है तो उसमें से ब्लैक वाले की तलवार उठाते ही उसके अंदर असीम शक्तियां बहने लगती हैं। एंड दिस इज हाउ गॉर बिकम्स द गॉड बुचर, क्योंकि वो एक एक करके गॉड्स को मारना शुरू कर देता है, और वो भी बहुत ही खौफनाक तरीके से। लेकिन ये सारी कहानी तो हमको थॉर लव एंड ब्लंडर में भी बता दी गई थी। इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात है जब मार्वल कॉमिक्स ने इस पूरी कहानी को रेटकॉन किया और हमको बताया कि गॉर के हाथ में जो वेपन था ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, वो कोई भी कॉस्मिक लेवल वेपन से कम नहीं था। इनफैक्ट मार्वल के पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन में से एक है वो। और जब वेपन इतना खतरनाक है तो सोच के देखो कि इसको क्रिएट करने वाला कितना डेंजरस होगा। इसका नाम है नल, और इसकी कहानी मार्वल के आज के कई बिलियंस बकरी का, जितना ये लोग अपने थिएटर की पिक्चरों से पैसा कमाते हैं, उतने सालों पहले शुरू होती है। लेकिन इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि मार्वल कॉमिक्स में एक साइकिल चलती है, एक क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की साइकिल है, जहां पर एक बिग बैंग के साथ में यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, वो फलता फूलता और उसके बाद पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है अपनी साइकिल को पूरा करके। लेकिन फिर उसी डिस्ट्रक्शन से एक और नया यूनिवर्स क्रिएट होता है, और ऐसे करके मार्वल का जो ये वाला यूनिवर्स है, मतलब जिसकी कॉमिक बुक्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वो उसके साइकिल का 7th इटरेशन है। मतलब 6 बार ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो जब 6ठी बार यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है और 7वीं बार यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले जो अंधेरा रहता है उसमें एक बीइंग एग्जिस्ट करती है। इस बीइंग का नाम होता है नल, और ये अपने अंधेरे में बहुत खुश होता है। इसको कोई भी डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन तभी आती है रोशनी। नहीं, वो वाली नहीं जो आप सोच रहे हो। बेसिकली ये लाइट होती है जो वहां पहुंचते ही सेलेस्टियल्स को भी लेके आती है, और नल जो अंधेरे में थ्राइव कर रहा था उससे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। सेलेस्टियल्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले नल उनमें से एक की गर्दन उड़ा देता है। एंड इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि नल कितना ज्यादा पावरफुल है, और वो जो सिर उड़ाता है उसी को हम आज मार्वल के यूनिवर्स में नोवेयर प्लैनेट के नाम से जानते हैं, जो पूरा सेलेस्टियल का हेड है वो। लेकिन क्योंकि सेलेस्टियल्स को हराने के लिए सारी चीजें काफी नहीं थी, तो उसकी गर्दन उड़ाने के बाद नल उसी सेलेस्टियल के अंदर एक फोर्ज को एस्टैब्लिश करता है और अपने वेपन को क्रिएट करता है, जिसको वो नाम देता है ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड। एंड इसके बाद वो सेलेस्टियल्स और सबसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वो लोग एक्साइल कर देते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ वो कई सारे सिम्बियोट्स को भी क्रिएट करता है। अब जब ये सेलेस्टियल से लड़ने की ठानता है तो उसके खुद के क्रिएट करे हुए सिम्बियोट्स, जो कि एक्चुअली एक हाइव माइंड से कनेक्टेड थे और उसको फॉलो करने के लिए बने थे, वो उसी के खिलाफ बगावत कर देते हैं और उसको कैद कर लेते हैं एक केज में। ये पूरी केज हाइव माइंड से कनेक्टेड होती है और इसके बीच में नल रहता है, एंड इसको क्लिंटार कहा जाता है, और अगले कई बिलियंस ऑफ इयर्स तक वो वहीं पर कैद रहेगा। नाउ आपको गॉर के टाइम पे होने वाली वो नल और गोल्डन गॉड की फाइट तो याद होगी, उसको याद रखना, वो आगे काम आएगी। तो ये सारी कहानी होने के बाद नल फाइनली अपने क्लिंटार नामक प्रिजन से आजाद होता है और अर्थ की तरफ आता है, क्योंकि उसको चाहिए एडी ब्रॉक का बच्चा डिलन, बिकॉज उसके अंदर नल का एसेंस है और वो खुद भी सिम्बियोट्स को कंट्रोल कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई वो नल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो जब वो अर्थ की तरफ आने लगता है तब एडी ब्रॉक, जो वेनम के साथ बाउंडेड है, वो हाइव माइंड से कनेक्टेड होने की वजह से ऑलरेडी जानता है कि नल अर्थ की तरफ आने वाला है। इस चीज को डिलन खुद भी सेंस कर लेता है, और ये सारी चीजें एवेंजर्स को बता दी जाती हैं कि इतना भयानक बड़ा थ्रेट आने वाला है। एवेंजर्स इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेते। तो टोनी स्टार्क क्या करता है कि अर्थ के ऑर्बिट में जितने भी पुराने टूटे फूटे क्री और स्क्रल के शिप्स होते हैं उनको बॉम्ब की तरह प्राइम कर देता है, और जैसे ही वहां पर सिम्बियोट्स पहुंचने शुरू होते हैं वो सारे के सारे शिप्स फट जाते हैं, और इस वजह से कई सारे सिम्बियोट्स डिस्ट्रॉय होते हैं। टोनी स्टार्क इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन उसको एडी ब्रॉक कहता है खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने 100 मारे हैं, वो हजारों पैदा करेगा। एंड इससे पहले कि ये लोग समझ पाए, सोच पाए, नल अपनी पूरी सेना के साथ अर्थ पे आता है, और उसके आने पे ऐसा दिखाया जाता है कि जितने भी सिम्बियोट्स फटे थे वो आकर के न्यूयॉर्क में ही गिरते हैं, या फिर दुनिया में जहां पे भी गिरते हैं वो पूरी की पूरी जगह ब्लैक कलर के कीचड़ से ढक जाती है।
न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स, वहां की सड़कें, पार्क, नदी, सब कुछ, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द ब्लैक वेनम गू। वो वाला भी। और ये देखकर मार्वल के जितने भी सुपर हीरोज हैं वो सब के सब सड़कों पे आ जाते हैं नल का सामना करने के लिए। और जब मैं सारे सुपर हीरोज की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, बाकी के एवेंजर्स, एक्समैन, वोल्वरीन, साइक्लॉप्स, जीन ग्रे, फैंटास्टिक फोर और स्पाइडरमैन भी पीछे नहीं रहते। एवरीवन कम्स टू फाइट। लेकिन तब एडी ब्रॉक जो वेनम के साथ बाउंडेड था वो जाता है और कार्नेज ने एक थ्रोन यूज किया था एब्सोल्यूट कार्नेज में काफी टाइम पहले हाइव माइंड से कनेक्टेड रहने के लिए। तो वो उसके थ्रू बाकी सिम्बियोट्स और हाइव माइंड को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करने या फिर कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उससे कनेक्ट होता है ही रियलाइजेस कि जितनी प्रॉब्लम उनको दिख रही है उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। क्योंकि तभी बड़े बड़े सेलेस्टियल जिनको नल ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, मतलब सिम्बियोट इंफ्यूज सेलेस्टियल्स अर्थ पे आ गिरते हैं। तो एक बार के लिए इस चीज को सोच के देखो, जो बंदा सेलेस्टियल्स को ना केवल मार सके बल्कि उनको इन्फेक्ट करके अपनी आर्मी में शामिल कर ले, वो कितना ज्यादा डेंजरस होगा। लेकिन यहां पर भी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कैप्टन अमेरिका और ये सब लोग मिलकर सेलेस्टियल्स का सामना तो नहीं कर पाते, बट कैप्टन अमेरिका के पास एक प्लान है और उसके प्लान का नाम है सेंट्री। जी हां, अगर आप सेंट्री की शक्तियों के बारे में नहीं जानते तो उसकी बेसिकली दो पर्सनालिटीज हैं, एक सेंट्री है, दूसरा वॉइड है, मतलब उसके अंदर की डार्कनेस। वॉइड इज एक्चुअली वेरी डेंजरस और उससे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहेगा। मतलब वॉइड ने एक बार पकड़ के कार्नेज को बीच में से फाड़ दिया था, एक सिम्बियोट को बीच में से फाड़ दिया था। एंड यही सेम कांड वो गॉड ऑफ वॉर एरीज के साथ भी कर चुका है। तो कैप्टन अमेरिका बुलाते हैं सेंट्री को, तो वो आता है, एक सेलेस्टियल को बीच में से फाड़ के रख देता है और नल को उठा करके स्पेस में ले जाने लगता है। लेकिन नल उससे कहता है, बेटा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हाइव माइंड से कनेक्टेड हूं और मुझे याद है कि तुमने मेरे बेटे कार्नेज के साथ क्या किया था। और वो वही सेम चीज, मतलब जैसे सेंट्री ने कार्नेज को बीच में से फाड़ा था, तो नल सेंट्री को बीच में से फाड़ देता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर की जो दूसरी डार्क पर्सनालिटी है वॉइड, वो मैं ही हूं। इसको आप कुछ मेटाफोरिकली समझ सकते हो कि वॉइड नल तो नहीं है, लेकिन सेंट्री के अंदर प्रेजेंट डार्कनेस है और जहां भी इस पूरे यूनिवर्स में डार्कनेस होगी वो नल के कंट्रोल में है। और ये करने के बाद वो कहता है कि तुम लोगों का बहुत हो गया, और वो पूरी अर्थ को अपने सिम्बियोट वाले काले कीचड़ से ढक देता है ताकि किसी को सूरज ना दिखे, ना चांद दिखे, ना से कुछ नहीं, नो लाइट व्हाटसोएवर। एंड इसके बाद एडी ब्रॉक और वेनम उसके पास जाते हैं कि तू हमको रख ले और बाकी इस दुनिया को छोड़ दे। हालांकि इस बात के चांसेस बहुत कम होते हैं एंड दे वर राइट, क्योंकि वो वेनम को तो खींच लेता है एडी ब्रॉक से और अपने हाथ पे बांध लेता है। लेकिन एडी ब्रॉक को पता नहीं कितनी ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंकता है, जिसको वो जैसे तैसे सर्वाइव करता है। मतलब वो मरने वाला होता है, वेंटिलेटर पे डाल देते हैं उसको और फिर वो इंटरनल स्ट्रगल्स के थ्रू उसकी कहानी चलती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि नल जितने भी दूसरे सुपर हीरोज हैं उन सबको इन्फेक्ट करके खुद ही की तरह बना देता है। जैसे साइक्लॉप्स, द थिंग, हल्क तक को नहीं छोड़ता। ऐसे ऐसे सुपर हीरोज सब के सब इन्फेक्ट होके सिम्बियोट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड सिचुएशन इतनी क्रेजी हो जाती है कि इन हीरोज को विलन्स का सहारा लेना पड़ता है। किंग पिन अपने जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करता है, कहता है किसको पैसे कमाने का शौक है, आ जाओ मेरे साथ। नमोर जाता है मरीना ट्रेंच के एब्सोल्यूट बॉटम पे, क्योंकि वहां पर ब्लैक टाइड्स नाम की एक बहुत ही खतरनाक और बैनिश्ड स्पीशीज रह रही थी और उनसे जाकर साठगांठ कर लेता है। एंड ब्लेड वर्स्ट ऑफ ऑल ड्रैकुला के साथ जाकर एक डील करता है ताकि ये सब लोग, जितने भी विलन्स हैं, ये सब लोग हीरोज के साथ मिलकर नल का सामना कर सके, बिकॉज दे हैड नो चॉइस। उनके सामने सारे ऑप्शंस खत्म हो गए थे और उसके बाद भी ये सब लोग फेल होने लगते हैं। एंड देन टोनी स्टार्क कम्स अप विद अ जीनियस आइडिया। देखो, नल के सिर्फ सिम्बियोट्स नहीं है, उसने सिम्बियोट्स की तरह ड्रैगन नुमा क्रीचर्स भी क्रिएट करे थे जिनको ग्रेंडल कहा जाता था, जो कि बड़े बड़े ड्रैगन की तरह दिखते थे। और टोनी स्टार्क जाकर उसमें से एक को अपने एक्सट्रीमिस्ट वायरस से इन्फेक्ट करता है, उसका डीएनए ऑल्टर कर देता है और उसको अपने कंट्रोल में लेके एक पूरे ग्रेंडल पे कमांड जमा लेता है। लेकिन क्योंकि वो टोनी स्टार्क है तो उसका कंट्रोल यहां पर नहीं रुकता, वो उसी ग्रेंडल का इस्तेमाल करता है और एक सेलेस्टियल को जाके इन्फेक्ट कर लेता है एक्सट्रीमिस्ट से, जिससे वो सेलेस्टियल टोनी के कंट्रोल में। बट यू गेस्ड इट, इतना सब कुछ भी नल को हराने के लिए काफी नहीं था। इनफैक्ट वो अपनी बिल्डिंग से नीचे तक नहीं आता इन लोगों से लड़ने के लिए, बिकॉज वो सारी चीजें उसके बीनीथ है। और तब एंट्री होती है द गॉड ऑफ थंडर, थॉर की। एंड मैं आपको बता देता हूं, ये नॉर्मल थॉर नहीं है, इसके पास ओडिन फोर्स है, जिसको अब थॉर फोर्स का नाम दे दिया है। और उसके भी ऊपर से म्योनिर, जो कि अब मदर स्टॉर्म से इन्फ्यूज्ड है, मतलब ही इज एब्सोल्यूट पीक पे वो अपने। एंड थॉर, सिर्फ एक थॉर ही है जो नल को थोड़ी बहुत टक्कर दे पाता है। जब नल उसे ऑलमोस्ट मारने लगता है तो थॉर उसको धक्का मारता है और अपने म्योनिर का इस्तेमाल करके उसका जबड़ा उखाड़ देता है नीचे से। बट गेस व्हाट, उसको सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं उस जबड़े को हील करने के लिए। एंड जब थॉर का ध्यान भटका हुआ रहता है तो वो अपनी नेक्रोसॉर्ड निकालता है और थॉर को स्टैब कर देता है। और जब सारा होप खत्म हो जाता है, सब कुछ, व्हेन एवरीथिंग इज लॉस्ट,
तब एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की। नाउ सिल्वर सर्फर एंड नल हैव ऑलरेडी फॉट बिफोर, तो सिल्वर सर्फर को पता है कि वो नल को इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। इनफैक्ट वो उसको हरा ही नहीं सकता। जब वो पहले भी लड़े थे तब भी सिल्वर सर्फर हार जाता है। लेकिन इस बार एक कैच है, जो मैंने आपको बताया था कि वो गॉर के टाइम पर ब्लैक और गोल्ड गॉड्स की फाइट हो रही थी, तो उसमें से गोल्ड गॉड और कोई नहीं बल्कि वेनम का जस्ट ऑपोजिट है। जिस तरह से वेनम एक डार्क कीचड़ वाली चीज है जो किसी को भी जाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है एक पैरासाइट की तरह और उसको अनशंट पावर्स दे देती है, तो उसी तरह ये गोल्ड गॉड एक लाइट वाला सिम्बियोट है। मतलब ये किसी के भी अंदर जाएगा और उसको और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा। और इसी चीज को सिल्वर सर्फर अपने अंदर लेके अर्थ पे आता है, क्योंकि वो लाइट एक्चुअली में नल के क्रिएटेड बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही वो अर्थ पे पहुंचती है तो वो लाइट उसके अंदर से निकल जाती है एंड सिल्वर सर्फर रियलाइजेस कि ओ आई एम नॉट द चोजन वन। और सोचो वो लाइट निकल के इसके अंदर जाएगी, नहीं स्पाइडरमैन पीटर पार्कर नहीं, वो जाती है एडी ब्रॉक के अंदर जो ऑलमोस्ट मरने वाला था। एंड तब मिस्टर फैंटास्टिक को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसी लाइट को ये सारे के सारे सुपर हीरोज और मार्वल का पूरा कॉमिक बुक यूनिवर्स एनिग्मा फोर्स के नाम से जानता है। ये वही एनिग्मा फोर्स है जो कैप्टन यूनिवर्स के अंदर होती है और जिसको भी ये चुनती है उसको कैप्टन यूनिवर्स की पावर देके अंड बंड बहुत खतरनाक पावरफुल बना देती है। तो जिस तरह वेनम या नल के जितने भी सिम्बियोट्स है वो सब लोग किसी को इन्फेक्ट करके उसको पूरी तरह से करप्ट कर देते हैं, ये उसके जस्ट ऑपोजिट है। एंड उसी से लड़ते लड़ते नल की हालत खराब हुई थी इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो एडी ब्रॉक को देखते ही रिकॉग्नाइज कर लेता है और समझ जाता है कि मेरी मृत्यु नजदीक है। एंड उसे हराने के लिए एडी ब्रॉक को इतनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है कि वो थॉर के म्योनिर को उससे छीनता है। मतलब वर्दी होना एक चीज है कि थॉर का हैमर पड़ा और आपने उठा लिया, लेकिन थॉर ने जब उस हैमर को पकड़ रखा है तो आप उससे खींच के अपने पास उसे बुला लो और वहीं दूसरी तरफ सिल्वर सर्फर का बोर्ड लेके उसकी तलवार बना लो और दोनों को फ्यूज करके एक ऐसी कॉस्मिक एक्स बनाओ जिससे आप नल का काम डालो। एंड दिस इज हाउ नल डाइज। वो उसकी नेक्रोसॉर्ड को अपनी एक्स में पूरी तरह से खींच के उसकी शक्तियां खत्म कर देता है और नल को ले जाके सूरज में फेंकता है, क्योंकि सन की लाइट नल की पावर्स के एब्सोल्यूट ऑपोजिट था। तो ये पूरी कहानी बताने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था, सो दैट यू गाइज रियलाइज कि कितना ज्यादा खतरनाक बीइंग है जीन ग्रे, जिसके अंदर फीनिक्स फोर्स होती है। वो तक आके उसके माइंड को जब मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है तो शी रियलाइजेस कि उसके बस का भी काम नहीं है। तो सारे एवेंजर्स, सारे एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, जीन ग्रे विद फीनिक्स फोर्स, सिल्वर सर्फर, थॉर विद ओडिन थॉर फोर्स, ये सब लोग मिलके भी नल का कुछ नहीं कर पाते। और यहां सोनी के यूनिवर्स में इन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जहां एक्समैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर तो छोड़ दो, स्पाइडरमैन तक नहीं है। हराएगा कौन? मॉर्बियस या मैडम वेब और उसकी 3 सहेलियां जिन्होंने कहानी पहले ही देख ली होगी, बिकॉज हर वेब कनेक्ट्स ऑल। मेरे पास एक आइडिया है, भले ही कितना भी क्रेजी क्यों ना हो और हम लोग इतनी बार डसे क्यों ना जा चुके हो, लेकिन आइडियाज तो बनाने चाहिए, राइट? तो इस वीडियो को 6-8 घंटे का नहीं बनाते, मैं बस आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि नल जैसे कैरेक्टर की ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। उसको अगर मार्वल यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एमसीयू में तो कितने बेहतरीन तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते थे और वो थैनोस से भी बड़ा विलन बन सकता था। बट हियर वी आर एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो इसको कैसे आगे हैंडल किया जा सकता है उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप अपनी क्रश से नल्ले नहीं कहलाना चाहते तो वीडियो लाइक करो।